हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला पोर्शन दोस्तों। यह प्रश्न पत्र दोस्तों 2 घंटे का होता है और यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होता है। इसके पहले भाग में सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन भूगोल का दिया है और दूसरा क्वेश्चन इतिहास का दिया है। तो यहाँ से हम लोग इतिहास वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। ऑप्शन में दिया है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेखों को दोस्तों मुख्यतः 2 लिपियों में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने में बिखरे पड़े हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी। पहले भाग का दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, चौथा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की तरफ। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग दोस्तों सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक खंड, कुल 4 खंड में बटा होता है, जिसमें से कोई 2 खंड करना होता है। इस वीडियो में हम लोग इतिहास वाले खंड को हल करेंगे दोस्तों। दूसरा खंड है इतिहास का। पहला क्वेश्चन पहले ही भाग में दिया होता है और दूसरा भाग शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। तो वह था दोस्तों मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दोस्तों मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाने का काम किया था। उसके इस कार्य को जन समर्थन की स्वीकृति मिली और भरपूर समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तो ऐसा कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था। तो वह थे दोस्तों चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में अरविंद घोष की तरफ से चितरंजन दास ने 8 दिन तक बहस करके उनका बचाव किया था, जबकि सरकार की तरफ से श्री ई नार्टन ने मुकदमा लड़ा था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे अरविंद घोष का बचाव किया था चितरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो वह था दोस्तों बेलगाम अधिवेशन 1924। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, यहाँ पर 24 होना चाहिए। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे। इसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था। तो वह थे दोस्तों गणेश वासुदेव जोशी। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो यह कहा गया है दोस्तों लॉर्ड कर्जन को। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हैं वह कौन है? तो वह है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो यह कहा था दोस्तों अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वह था दोस्तों बलबन। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। बलबन ने स्वयं को ईश्वर का नायब यानी कि नायब ए खुदाई और पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया घोषित किया था। उसका विश्वास था कि सुल्तान का हृदय दैवीय गुणों का दर्पण है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ने स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। 4 सैयद शासकों ने दोस्तों लगभग 37 वर्षों तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। सैयद पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते थे। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? तो इसका सामान्य नियम यह था दोस्तों अमीरों का मंतव्य तथा गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता व योग्यता। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई सामान्य नियम नहीं होता था। अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता योग्यता का प्रदर्शन करना होता था। इसमें जो श्रेष्ठ होता था वही सुल्तान बनता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है वरीद कौन था? तो आप जानते हैं गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले को वरीद कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो वह था दोस्तों नायब ए मुल्क। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण अधिकारी नायब ए मुल्क या सुल्तान का प्रशासक या रेजिमेंट था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? तो वह प्रांत था दोस्तों उड़ीसा। प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। लेकिन दक्षिण विजय के बाद 3 सूबे खानदेश, बरार व अहमदनगर के साम्राज्य में मिल जाने से सूबों की संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के समय में कांगड़ा को विजित कर उसे लाहौर के सूबे में मिला दिया गया तथा उड़ीसा व भट्टा को नया सूबा बनाया गया। अतः इसके शासनकाल में सूबों की संख्या 17 हो गई थी। तो दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में जिस नए प्रांत का गठन हुआ था वह उड़ीसा था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दोस्तों अमीर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में 500 जात तथा उससे ऊपर वाले अमीर वर्ग पर मुख्यतः राजपूतों तथा अन्य हिंदू वर्ग ने प्रभुत्व जमा लिया था तथा इसके बाद के समय में
इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। 500 से नीचे के मनसबदारों को अमीर कहा जाता था, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो वह होता था दोस्तों मीर ए बहर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। मुगल नौसेना का जो मुखिया होता था दोस्तों उसको मीर ए बहर कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था? तो आप जानते हैं यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने शताब्दियों तक जीवित रही? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने शताब्दियों तक जीवित रही? तो यह थी दोस्तों 5 शताब्दियों तक। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता दोस्तों लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे, वे कौन थे? उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार दिए थे, वे कौन कौन थे? तो वे थे दोस्तों गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? तो वह बने होते थे दोस्तों मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रित बर्तन। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का बर्तन दोस्तों मिट्टी को अच्छी तरह से पका करके उसका बनाया जाता था और उस पर चित्रित किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोथल और चनहूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो वह था दोस्तों मन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। चनहूदड़ों के साथ साथ लोथल में भी मनका बनाने का कारखाना मिला है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पर शासन करता था दोस्तों व्यापारियों का अल्पतंत्र। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो वह था दोस्तों दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी वैदिक आर्यों को नहीं थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? तो वह है दोस्तों पुराण। पुराण दोस्तों वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4री शताब्दी ईस्वी में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ऐसा लिखा है दोस्तों अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो वह था दोस्तों महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था दोस्तों महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तर्षि गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और संगीत की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। तो आप इसको याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किए थे दोस्तों महाकश्यप ने। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह ग्रंथ है दोस्तों सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। सुत्त पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30
प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन था? तो यह था दोस्तों कनिष्क के समकालीन। कनिष्क का शासनकाल साहित्य की उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध था। वह विद्या का उदार संरक्षक था। इसका मुख्य राजकवि अश्वघोष था। उसकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सारपुत्र प्रकरण। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फ का दूत कौन था? तो वह था दोस्तों डायोनेसियस। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। प्लिनी हमें बताता है दोस्तों कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फ ने डायोनेसियस नामक एक दूत मौर्य दरबार में भेजा था, परंतु यह स्पष्ट नहीं पता है कि यह दूत बिंदुसार के समय में आया था अथवा उसके पुत्र अशोक के समय में, क्योंकि टालमी फिलाडेल्फ इन दोनों मौर्य सम्राटों के समकालीन था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ऑप्शन है ए अहिंसा यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, बी व्यवहार में संयम, सी सभी के साथ समान व्यवहार और डी है पापों से भय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पापों से भय। पापों से भय दोस्तों अशोक के धम्म का सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा को प्रकट करता है? तो वह है दोस्तों धौली और जौगढ़ का शिलालेख। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अशोक के धौली और जौगढ़ के शिलालेख से दोस्तों युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। ये दोनों शिलालेख वर्तमान उड़ीसा प्रांत के क्रमशः पुरी और गजाम जिलों में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं होता था या नहीं थे? ऑप्शन में दिया है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उपर्युक्त ए और बी दोनों और डी है कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि केरल और तमिलनाडु दोनों मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे। दक्षिण भारत दोस्तों मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो वह था दोस्तों प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था दोस्तों प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। युक्तक छोटे अधिकारी थे, युक्तक से बड़े अधिकारी राजुक होते थे और इन तीनों में सबसे बड़े अधिकारी प्रादेशिक कहलाते थे। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वह था दोस्तों तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही है। मौर्य काल में तक्षशिला दोस्तों शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन समय में यह गांधार राज्य की राजधानी था। रामायण के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी और चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य थे। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो वह है दोस्तों इनमें से हिरण। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर दोस्तों हिरण अंकित नहीं है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर दोस्तों 4 पशुओं का अंकन है, जिसमें शामिल है गज, अश्व, बैल और सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो वह था दोस्तों महिपाल। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है।
महिपाल प्रथम दोस्तों देवपाल के बाद पाल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा सिद्ध हुआ। 1023 ईस्वी में यह राजेंद्र चोल से पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था दोस्तों परांतक प्रथम। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद दोस्तों 907 ईस्वी में इसका पुत्र परांतक चोल राजगद्दी पर बैठा तथा 48 वर्षों तक शासक बना रहा। दक्षिण भारत में व्यवहारिक दृष्टि से चोल शक्ति की स्थापना इसी ने की थी, इसीलिए इसे चोल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक था परांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो वह है दोस्तों मंडलम, वलनाड और कुर्रम। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम है मंडलम, वलनाड और कुर्रम। मंडलम दोस्तों मुख्य प्रांत था, वलनाडु जिला था तथा कुर्रम ग्रामों का समूह होता था। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो वे थे दोस्तों शैव मत के। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। चोल वंश के शासक दोस्तों शैव मत के संरक्षक थे। उन्होंने भगवान शिव के कई मंदिरों का निर्माण किया है। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन है? आप इसको कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या संप्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो वह था दोस्तों इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। उसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया, जबकि इससे पहले राजधानी लाहौर में था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु और प्रभुता संपन्न शासक था। तो आप इसको याद रखेंगे। इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभुता संपन्न शासक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो वह थे दोस्तों तैमूरी तुर्क। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। लोदी वंश के शासक दोस्तों तैमूरी तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था दोस्तों जन कल्याण। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे जन कल्याण की भावना उसका मुख्य उद्देश्य था। अमीर खुसरो का कहना है दोस्तों कि सुल्तान ने इन सुधारों को सामान्य जन कल्याण की दृष्टि से लागू किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था जन कल्याण। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? तो वह था दोस्तों व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। मुहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों जब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था उस समय व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई शुरू हो गई थी, इसीलिए यह प्रयोग उसका विफल रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो वह था दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। मुहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था दोस्तों जौना खां। उसी की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? तो वह थी दोस्तों अमीरान ए शहदा द्वारा विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। मुहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतोष और व्यापक विद्रोहों का लाभ उठाकर अमीरान ए शहदा द्वारा
विद्रोह बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए एक कारक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तो वह था दोस्तों रायचूर दोआब। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। रायचूर दोआब दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य में स्थित था। यह दोनों राज्यों की सीमा से लगा हुआ था। इसको अपने राज्य में शामिल करने के लिए दोस्तों दोनों में विवाद था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? तो वह थे दोस्तों ईरान, इराक, तुर्की व अरब देशों से आए हुए नए मुसलमान या आप्रवासी मुसलमान। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों ने दोस्तों ईरान, इराक, तुर्की व अरब देश के मुसलमानों को दक्षिण भारत में आकर बसने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हीं को अफाकी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो वह था दोस्तों गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। औरंगजेब ने दोस्तों अंतिम दक्कनी राज्य गोलकुंडा को 1687 में विजित करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो वह थी दोस्तों कंधार को साम्राज्य में मिलाना। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है पहला, मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था। यह सही है। दूसरा है यह एक केंद्रीयभूत निरंकुशतावाद तथा एक तंत्रवाद था। यह भी सही है। तीसरा है दोस्तों सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। यह दोस्तों मुगल साम्राज्य के संबंध में गलत है। यह नियम सल्तनत काल में लागू था। और चौथा है दोस्तों सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। मुगल काल में सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना जरूरी नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। 1580 में दोस्तों अकबर ने सबसे पहले अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं सख्त संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो वह था दोस्तों दीवान। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। मुगल काल में दोस्तों प्रांतों के मुखिया सूबेदार को दीवान द्वारा नियंत्रित किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो वह होता था दोस्तों सिकदार। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार होता था। वह फौजदार के अधीन था। परगने में शांति व्यवस्था के लिए सिकदार उत्तरदायी होता था। कृषकों से राजस्व वसूली में वह आमिल की सहायता करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जाती है? तो यह की जाती है दोस्तों चंगेज खान के साथ। मनसब दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। इसके दो भाग होते हैं, जात एवं सवार। यह व्यवस्था दोस्तों चंगेज खान द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो वह था दोस्तों महावत खां। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है।
महावत खां दोस्तों जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक विख्यात और प्रभावशाली मुगल सेनापति था। वह राजभक्त व योग्य सरदार था, किंतु नूरजहां की नीतियों से असंतुष्ट होकर 1626 ईस्वी में विद्रोह करके उसने जहांगीर को सैनिक कैंप में कैद कर लिया था। जहांगीर के समय में यह सबसे बड़ा विद्रोह था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में और भी विद्रोह हुए थे, आप उनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो वह था दोस्तों मुफ्ती। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। मुस्लिम काल में काजी की सहायता करने के लिए मुफ्ती होता था, जो कानून की व्याख्या करता था। मुफ्ती जो है वह कानून का अधिकारी होता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो वह था दोस्तों गुजरात की विजय। ऑप्शन नंबर सी। 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी यानी कि विजय नगरी रखा। 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली है? ऑप्शन है ए फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, बी सिकंदरा में अकबर का मकबरा, और सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, और डी है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदराबाद में अकबर का जो मकबरा है वह बौद्ध स्थापत्य कला से प्रेरित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो वह था दोस्तों जॉन कंपनी। ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता तथा लोकप्रियता किसके कारण प्राप्त हुई? तो वह था दोस्तों एनी बेसेंट के कारण। ऑप्शन नंबर डी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट की वजह से दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता मिली और लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।